दैनिक जीवन में रसायन। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दैनिक जीवन में रसायन, यानी केमिकल्स का हमारी रूटीन लाइफ में क्या यूज है, बेसिकली ये देखना है इस चैप्टर में। तो दैनिक जीवन में रसायन में आप देखें औषधि के रूप में रसायन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मेडिसिनल यूज क्या है केमिकल्स का, इस चैप्टर का जहां तक सवाल है मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इन्फॉर्मेशन कैसे, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, कोई केमिकल किसी पर्टिकुलर यूज में आ रहा है तो उसका एग्जाम्पल आता है डायरेक्ट कि भाई ये किस लिए यूज होता है, तो आपको एग्जाम्पल एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने कुछ सेल्फ में ट्रिक्स बनाई है। और उन ट्रिक्स का क्या यूज है बच्चों, कि वो ट्रिक्स जैसे सॉन्ग्स होते हैं ना, गाने आप कभी लर्न नहीं करते लेकिन लर्न हो जाते हैं ना, ठीक वैसे वो ट्रिक्स हैं। वो जब 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपके जुबान पे चढ़ जाएगी। मेमोरी लाइन होती है, उससे उसमें लॉजिक नहीं लगाना है हमें, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना उसमें, बस वो मेमोरी लाइन, उससे वो पर्टिकुलर एग्जांपल आपको ध्यान आ जाएंगे। कुछ जगहों पर हमने कुछ स्पेलिंग्स वगैरह मॉडिफाई किए, तो मैंने आपको पहले ही बोला उनमें लॉजिक नहीं लगाना है, वो जस्ट मेमोरी लाइन की तरह लेना है, उससे हमें सारे एग्जांपल ध्यान आ जाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में भी आप याद करके ध्यान करके उन एग्जाम्पल को ले जा पाएंगे और वो आप क्वेश्चन आपका सही कराने में हेल्प कर देंगे। तो एक एक करके देखते चलिएगा। इस दैनिक जीवन में रसायन में सबसे पहले रसायनों को पढ़ रहे हैं औषधि के रूप में, और जो औषधि ड्रग्स हैं वो क्या होते हैं, लिखा हुआ है कम आणविक द्रव्यमान के रसायन जो 100 से 500 यूनिट रखते हैं, वो वृहत आणविक लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। यानी छोटे अणुभार वाले जो अणु होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, केमिकल्स होते हैं, वो बड़े यौगिकों जैव अणुओं से क्रिया करते हैं और कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शन वहां पर देते हैं। और अगर जहां तक मेडिसिन की बात है, दवा की बात है, तो वो ड्रग्स या वो औषधि जिनका उपयोग रोगों के निदान, निवारण व उपचार में किया जाता है, वो मेडिसिन के नाम से जानी जाती है। और बच्चों मेडिसिन का चिकित्सकीय उपयोग अगर हो रहा है तो बच्चों ऐसे रसायन या उन रसायनों की जो चिकित्सा है वो रसायन चिकित्सा या कीमोथेरेपी के नाम से भी जानी जाती है, जैसा कि हमें पता है। तो ये कीमोथेरेपी है। एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, औषधियों को प्रभावकारी विष क्यों कहा जाता है? औषधियों को प्रभावकारी विष या धीमा जहर कहा जाता है। नो डाउट औषधि यानी केमिकल्स, और आप जानते हैं केमिकल्स जब लिविंग थिंग्स पे, टिश्यूज पे, लिविंग बींग्स की बॉडी में जाएंगे तो नो डाउट कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करेंगे, और इसीलिए जो मेडिसिन है वो अवांछित प्रभाव भी शो करती है, साइड इफेक्ट जिनको आप कहते हैं, इसलिए जो केमिकल्स है वो प्रभावकारी विष भी कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें आगे तो केमिकल्स का, मेडिसिन का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, देखते चले एक एक। भेषज गुण विज्ञानी आधार पर फार्मोलॉजिकल इफेक्ट है, इसके आधार पर डॉक्टर्स को यह पता लग जाता है कि जो मेडिसिन है उसका ट्रीटमेंट में किस तरह का रेंज है, वो किस तरह के ट्रीटमेंट में और किस लेवल के ट्रीटमेंट में यूज हो सकती है, तो यह डॉक्टर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है। औषधि के प्रभाव के आधार पर देखें, ये किसी विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम पर आधारित औषध के प्रभाव पर आधारित है कि वो बायोकेमिकल रेस्पॉन्स कैसा उसका शो कर रहा है। रासायनिक संरचना पर आधारित है, लगभग समान संरचना होती है यहाँ पर औषधियों की अगर, तो वो भेषज गुण विज्ञानी क्रियाशीलता भी लगभग समान होती है, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, समान होती है। लक्ष्य अणुओं पर आधारित अगर देखें तो औषध सामान्यतः जैव अणुओं, लक्ष्य अणु जिनको आप बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं। वो समान संरचना वाले अणु की लक्ष्य पर क्रियाविधि भी क्या होती है, समान होती है। मैकेनिज्म समान है, स्ट्रक्चर पर बेस्ड मैकेनिज्म है। तो ये इस तरह से आप 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक एक करके जो मेडिसिन है उनका यूज यहाँ पर देखते चलते हैं। डिफरेंट कैटेगरी की जो मेडिसिन है उनके यूजेस भी डिफरेंट है। सबसे पहले देखें प्रति ज्वर यानी ताप रोधी, यानी पायरो का मतलब होता है बच्चों टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, फीवर। तो शरीर के ताप को कम करने वाली ये मेडिसिन है, एक एक करके देखते चलिएगा। सबसे पहले आप देखें, अगर मैं इस ग्रुप को हाइड कर दूं तो दिस इज बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड में अगर यहाँ पर आपने एक ग्रुप लगा दिया एसिटिल, और वो किससे जुड़ गया, ऑक्सी से, तो देखिए ये ग्रुप है एसिड, ये है ऑक्सी, तो ऐसा लग रहा है कि बेंजोइक एसिड पे ग्रुप लगा हुआ है एसिड प्लस ऑक्सी, तो मिला के हो गया एसिटॉक्सी। नंबर 2 पे ये लगा हुआ है, तो नाउ दिस इज बिकम 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, और 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड का कॉमन केमिकल नेम होता है एस्प्रिन। बहुत फेमस नेम है, एस्प्रिन के नाम से ये मेडिसिन जानी जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। आगे चलें बच्चों, दिस इज फिनॉल हियर, ये फिनॉल है, और फिनॉल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एसिटामाइड जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, एसिटामाइड, और फिनॉल के साथ एसिटामाइड जुड़ा है, पैरा पोजीशन पे जुड़ा है। नाउ दिस इज बिकम पैरा एसिटामोल या पैरा एसिटामाइड फिनॉल, दिस इज आल्सो कॉल्ड पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल इसको कहा जाएगा। अगर आपने OC2H5 लगा दिया OH की जगह तो इट इज बिकम फेनेसिटीन। ये किस नाम से जाना जाएगा, फेनेसिटीन के नाम से। ट्रिक है इसके लिए मैंने अभी बताया, मेमोरी लाइन है, ध्यान रखने के लिए देखिएगा। कुछ सेंटेंस लिखा हुआ उसकी बात करें पहले। यह लिखा हुआ है आशा पे पास के मोल से ही पेशेंट का फीवर चढ़ा है। आशा नाम है किसी का,
मॉल है पास में उसके घर के, मॉल जाती है वो, तो वहां से फैशन का बुखार चढ़ गया उसको, फैशन का फीवर चढ़ गया। तो आप देखिएगा लिखा हुआ है आशा पे, आशा नाम है तो क्या हो गया आशा पे बोले तो एस्प्रिन, पास के मॉल, पास के मॉल बोले तो पैरासिटामोल, के मोल से ही फैशन, फैशन से आप याद रखेंगे क्या फेनासिटीन। मैंने कहा था स्पेलिंग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं हम, जस्ट मेमोरी लाइन मेक करने का हमारा टारगेट है। फैशन यानी फेनासिटीन, फीवर बोले तो क्या हो गया यूज हो गया, क्योंकि फीवर में यूज होने वाली मेडिसिन है। आप देख रहे हैं फैशन का बुखार चढ़ा है या फैशन का फीवर चढ़ा है, तो काम हो गया अपना। आशा पे पास के मोल से ही फैशन का फीवर चढ़ा है। एस्प्रिन, पैरासिटामोल, फेनासिटीन एंड फीवर में यूज होता है। तो मेडिसिन के नेम आ गए और उसका यूज आ गया। आई होप बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा पीड़ाहारी, दर्द निवारक, एनाल्जेसिक या पेन किलर। सारी बातों का मतलब एक ही है, दर्द को दूर करने की दवा है। दर्द को बिना चेतनाशीलता, मनोसंयम, असमन्वय या पक्षाघात अथवा तंत्रिका तंत्र में कोई अन्य बाधा उत्पन्न किए कम अथवा समाप्त करते हैं ये मेडिसिन। तो इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता और दर्द भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नार्कोटिक और एक होता है नॉन नार्कोटिक, स्वापक और अस्वापक। नार्कोटिक है मस्तिष्क को अवरुद्ध कर देता है, यानी पूरे सीपीयू को ही बंद कर देता है। तो आप समझ सकते हैं जब ब्रेन पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा तो इनका प्रबल व तीव्र प्रभाव होगा, जबकि अस्वापक नॉन नार्कोटिक जो है वो तंत्रिकाओं को अवरुद्ध करके दर्द का निवारण करते हैं। इसके बाद आगे चलिएगा, इनका प्रभाव तीव्र है, स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये दुर्बल और धीमा प्रभाव होता है। जबकि अन्य प्रभाव की बात करें तो बच्चों जब मेन सीपीयू ही बंद हो गया तो नो डाउट नींद व बेहोशी जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। जबकि इनकी बात करें तो ये नॉन नार्कोटिक जो एनाल्जेसिक है ये जर नाशी भी होते हैं। इनसे जो आपका फीवर है वो भी रिड्यूस होता है। आपने देखा होगा कई बार हल्का सा फीवर है, हल्के हल्के हाथ पैर दर्द है, एक ही टैबलेट लेने पे दोनों सही हो जाते हैं। तो नो डाउट ये इनका साइड इफेक्ट है कि ये बॉडी टेम्परेचर को भी डिक्रीज करते हैं। ये लत डालने वाले होते हैं, इनसे आदत डल जाती है, इनको बंदा नशा करने के लिए यूज करता है। और इसीलिए याद रखें नार्कोटिक बोले तो नरक का द्वार है, नार्कोटिक नरक का द्वार है, नशा करने के लिए यूज होता है। जबकि ये लत नहीं डालते, आदत नहीं डालते हैं। और देखें आगे, ये मुख्यतः शल्य क्रिया के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव होती है सिचुएशन उसमें यूज होते हैं। हृदय शूल कार्डियक अरेस्ट जो होता है उसमें, कैंसर की अंतिम अवस्था में और प्रसव पीड़ा में होने वाले दर्द को भी कम करते हैं। और नॉन नार्कोटिक का जहां तक सवाल है, अस्वापक का सवाल है बच्चों, ये प्रोस्टाग्लैंडिन रसायन से उत्पन्न जो जलन होती है, जो दर्द होता है, उसकी वजह से जो स्वेलिंग होती है उसको खत्म करने का काम करता है। और संधि शौच जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं आप, उससे जो दर्द होता है उसमें आराम देता है। एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो एस्प्रिन है मेडिसिन, वो प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण को या उसके सिंथेसिस को क्या करता है, रोकता है, अवरोधक है या उसको डिक्रीज करता है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों, जो नार्कोटिक है, स्वापक है, ये मुख्यतः ओपियम पोस्ट यानी पोस्ता के उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल्स इनके ब्राउन शुगर, मॉर्फिन, कोडेइन एंड हेरोइन। जबकि अगर अस्वापक की बात करें नॉन नार्कोटिक की, तो इसमें है एस्प्रिन, पैरासिटामोल, नोवेल्जिन, नेप्रोजेन, आइबुप्रोफेन एंड ब्रूफेन। बच्चों इनमें से कुछ मेडिसिन आपने एंटीपायरेटिक में भी पढ़ी है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन एंटीपायरेटिक के साथ साथ एनाल्जेसिक भी होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी हल्के फुल्के हाथ पैर दर्द और हल्के फुल्के फीवर को एक ही मेडिसिन से सही कर दिया जाता है। वजह उसकी बड़ी आसान है कि कुछ मेडिसिन दोनों की तरह काम आती है। इन एग्जाम्पल्स को लर्न करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले इधर की बात करें नार्कोटिक की, तो सेंटेंस लिखा हुआ है, ब्राउन शुगर माफिया को डॉन की हीरोइन पसंद है। यानी ब्राउन शुगर माफिया को डॉन की, माफिया जानते हैं आप लोग, देखिएगा ब्राउन शुगर से ब्राउन शुगर हो गया, माफिया से मॉर्फिन ध्यान रखेंगे आप, कोडॉन, कोडॉन बोले तो कोडेइन की हीरोइन, और हीरोइन तो हीरोइन ही है। तो ब्राउन शुगर माफिया को डॉन की हीरोइन पसंद है। सारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक आपके सामने कवर हो चुके हैं। नॉन नार्कोटिक की तरफ चला जाए तो अभी एंटीपायरेटिक में एक ट्रिक बताई थी आपको कि आशा पे पास के मॉल से ही फैशन का फीवर चढ़ा है। बच्चों आप देखें जरा, उसी से रिलेटेड बात है। आशा मॉल में गई थी, कुछ खरीद कर भी तो लाएगी ना, क्या खरीद के लाई, पढ़े लिखा हुआ है, आशा पास के मॉल से नॉवल एंड ब्रश लाई, पास के मॉल से नॉवल एंड ब्रश लाई, अपना काम हो गया। आशा बोले तो एस्प्रिन, पास के मोल बोले तो पैरासिटामोल। नॉवल से याद रखेंगे नोवेल्जिन एंड नेप्रोसिन, इनिशियल याद होना चाहिए, बाकी याद रह जाता है। ब्रश से मिलते जुलते शब्द हैं, वर्ड से याद रखिएगा ब्रूफेन एंड आइबुप्रोफेन। तो ये जो मेडिसिन है यहाँ पर ये याद रखेंगे आप। तो फाइनली नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक दोनों एनाल्जेसिक, दो सेंटेंस है, हमें ध्यान रहेंगे। ब्राउन शुगर माफिया को डॉन की हीरोइन पसंद है, और दूसरा है आशा पास के मॉल से नॉवल एंड ब्रश लाई। बाद आगे चलिएगा, एस्प्रिन की बात कर रहे थे अभी हम,
और एस्पिरिन में देखिएगा एस्पिरिन बिम्बाणु यानी प्लेटलेट स्कंदन को रोकता है और प्लेटलेट का कोएगुलेशन रुकेगा तो ब्लड डायलेट होगा, तो क्या होगा, अतः रक्त का थक्का न बनने देने के कारण इसका उपयोग दिल का दौरा रोकने में भी होता है। जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो दिल का दौरा नहीं हो पाएगा, दिल का दौरा रोकने में इसका यूज होता है। एक और देखिएगा जरा, खाली पेट लेने पर एस्पिरिन के जल अपघटन से बने अम्ल के कारण आमाशय में अम्लता हो जाती है। बच्चों आपने सुना होगा कई बार कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये मेडिसिन कुछ खाकर लेना है, आपको खाली पेट नहीं लेना है। क्यों खाली पेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख लें जरा यहाँ पर, जैसे एस्पिरिन टैबलेट है किसी बंदे को दी है, उसके स्टमक की जांच कर लेते हैं हम। इस स्टमक में यहाँ बना देता हूँ और एस्पिरिन अगर बंदे को टैबलेट दी है तो उसके स्टमक में क्या हो रहा है आप खुद ही देखिएगा। एस्पिरिन ली उसने, एस्पिरिन लेते अगर खाली पेट है तो बच्चों एस्पिरिन का इमीडिएट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये एसिडिक एसिड यहाँ से निकल जाएगा और इधर H यहाँ पर जब आएगा तो आपका क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। एसिड इधर भी बन गया, एसिड इधर भी बन गया, और क्योंकि बंदे का पेट खाली है तो ये एसिड कहाँ पर गिरेगा जी, स्टमक की वॉल पे गिरेगा, और स्टमक की वॉल पे गिरेगा तो पहले तो धीरे धीरे ये स्टमक की वॉल में जलन यानी एसिडिटी क्रिएट करेगा, और अगर और गंभीर सिचुएशन हो जाती है तो फिर आगे जाके यही अल्सर का रूप ले लेता है, स्टमक को पूरी तरह से उसकी वॉल को डैमेज कर देता है। तो इसीलिए जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे कि ये आपको कुछ खा के लेना है, नो डाउट वो खाकर ही लेना चाहिए हमें। इसके बाद आगे बढ़िएगा, नीट 2016 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पीड़ाहारी है, निम्न में से कौन एक एनाल्जेसिक है, नोवेल्जिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिडिन। आगे पढ़ने वाले हैं आप, लास्ट वाले तीनों एंटीबायोटिक है, जबकि पहला आपका नोवेल्जिन अभी पढ़ा है हमने आशा पास के मॉल से, नोवेल एंड ब्रश्ड लाई अस्वापक एनाल्जेसिक था आपका। देखिएगा आंसर होगा फर्स्ट। एम्स 2017 का क्वेश्चन है, एस्पिरिन दिल के दौरा पड़ने की संभावना को घटाता है। ऑब्वियस है, सही है, कारण है एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण की दर को बढ़ाता है ना, अभी हमने पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण की दर को तो घटाता है एस्पिरिन, तो बात तो सही है, कथन तो सही है, परंतु कारण क्या है, गलत है। इसके बाद आगे देखिएगा, दो अलग अलग केमिकल्स हैं पर उनको पैरेलली हमने पढ़ा है, कंपैरिजन वाइज पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन भी कंपैरिजन वाइज उनके पूछे जाते हैं। पूतिरोधी यानी रोगाणुरोधी, एंटीसेप्टिक जिसको आप कहते हैं, विसंक्रामी यानी रोगाणुनाशी जिसको डिसइंफेक्टेंट आप कहते हैं। बच्चों ये रोगाणुरोधी होते हैं, रोगाणुओं की ग्रोथ को रोकते हैं, जबकि ये रोगाणुनाशी होते हैं, रोगाणु का नाश कर देते हैं, रोगाणु को किल कर देते हैं। जबकि इनकी बात करें तो ये रोगाणुओं की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं, जबकि ये उनको खत्म कर देते हैं। नो डाउट रोकने वाले का प्रभाव दुर्बल व धीमा होगा, जबकि नाश करने वाले, खत्म करने वाले का प्रभाव कैसा होगा, प्रबल व तीव्र होगा। दुर्बल प्रभाव के कारण घाव व जीवित ऊतकों पर सीधे यूज होते हैं। आप इनके जो इफेक्ट है, इनका जो इफेक्ट है वो स्ट्रांग नहीं है, स्लो है, यहाँ पर ये इतना ज्यादा डैमेज नहीं करते टिश्यूज को, तो लिविंग बींग्स के लिए यूज होते हैं, बट ये तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इसीलिए निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, टाइल्स, कांच आदि को साफ करने के लिए इनका यूज होता है। इसके बाद देखिएगा इनके एग्जाम्पल, बच्चों एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल है, प्रतिरोधी के एग्जाम्पल है, सफ्रामाइसिन, आयोडीन, टिंचर आयोडीन होता है, 2 से 3% सॉल्यूशन होता है अल्कोहल और वाटर में। ये डिटॉल की बात करें 0.2%, 4-chloro-3,5 डाइमिथाइल, फिनॉल है बेसिकली 0.2%, और इसी मिक्सचर को केमिकल कंपोजिशन आप बोल सकते हैं क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पाइनियोल भी होता है, पूछा जा चुका है, ये याद रखेंगे। बाइथायोनल या बाइथायोनॉल एक ही चीज है और साबुन में मिलाया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की बात ही यूज होता है। बोरिक एसिड कैरम पे डालने के लिए जो पाउडर होता है, बोराडाइन भी है ये, और ये दुर्बल है, और इसीलिए आंखों में भी एज ए आई ड्रॉप ये यूज किया जा सकता है, आंखों के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। बच्चों पेरोक्साइड स्प्रेड होता है, घरों में होता है हमारे, आप जानते हैं। फिरोसिन भी जो है वह एंटीसेप्टिक है। और अगर उधर चले आगे आप डिसइंफेक्टेंट पे, तो 1% फिनॉल, नफ्थलीन, ये तो एंटीसेप्टिक है, ये तो डिसइंफेक्टेंट है ही है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत लो कंसंट्रेशन में लेंगे क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है। क्लोरीन भी बहुत लो कंसंट्रेशन में आप देख रहे हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन बहुत ही स्ट्रांग इफेक्ट शो करते हैं। तो ये कंपैरिजन समझ में आ जाना चाहिए एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का। लेकिन एग्जाम्पल तो बहुत सारे, लर्न कैसे होंगे, कौन किसकी तरह काम करता है, तो लर्न करने के लिए वापस हमारे पास फिर से एक ट्रिक का इंतजाम है। देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ये ट्रिक क्या है। एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है, उनके घर पे टाइल्स का काम चल रहा है, फ्लोर लगने का काम चल रहा है, टाइल्स लग रही है उनके घर में, तो वो काम करने वालों को कुछ हिदायत दे रही है, कुछ समझा रही है, कुछ धमकी दे रही है। क्या धमकी दे रही है सुनना जरा। वो कह रही है उनसे, काम करने वालों से, कि भाई लापरवाही नहीं करना। क्यों? क्योंकि साफ बात है इनकी डांट बहुत बुरी पड़ती है। किनकी डांट, किनके लिए बोल रही है वो? अपने हस्बैंड के लिए बोल रही है कि भाई ये आएंगे तो फिर डांट, तो इसका मतलब इनकी डांट बहुत बुरी पड़ती है। साफ बात है इनकी डांट बहुत बुरी पड़ती है, तो फिर क्या करें? तो फटाफट पहले नाप सही कर लो टाइल्स का। बात समझ में आई? सेंटेंस ध्यान रहेगा। इन साफ बात है इनकी डांट बहुत बुरी पड़ती है, इसलिए
पहले नाप, इनकी डांट बहुत बुरी पड़ती है, फटाफट पहले नाप सही कर लो टाइल्स का। बच्चों आप देखिएगा, साफ बोले तो सफ्रामाइज, इनिशियल्स आते जाएंगे, नेम आते जाएंगे, एग्जाम्पल आते जाएंगे, साफ बात, बात बोले तो बायथैनल, इनकी बोले तो I2, डांट बोले तो डिटॉल, बुरी बोले तो बोरिक एसिड, पड़ती है बोले तो पेरोक्साइड, फटाफट बोले तो पिरासीन। आगे चलें, इसके बाद बच्चों यहां से ब्रेक हो गई ये बात। आप देखें, पहले बोले तो फिनॉल, ये डिसइंफेक्टेड चालू हो गया। अब फिनॉल, नाप बोले तो नेफ्थलीन, सही बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड, कर लो बोले तो क्लोरीन। टाइल्स का, टाइल्स क्या हो गया, यूज हो गया। तो इस सेंटेंस का जो सेकंड हाफ है वो डिसइंफेक्टेंट है, इससे ध्यान रहेगा आपको। टाइल्स आ गई यहाँ पर, डिसइंफेक्टेंट का यूज होता है टाइल्स, मिरर वगैरह को क्लीन करने में। और जो फर्स्ट हाफ है वो इसका एंटीसेप्टिक वाला पोर्शन है। तो आई होप बात याद रहेगी। साफ बात है, इनकी डांट बहुत बुरी पड़ती है, फटाफट पहले नाप सही कर लो टाइल्स का। सारे एग्जांपल आपके इस ट्रिक के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, एंटीसेप्टिक के भी और डिसइंफेक्टेंट के भी। इसके बाद आगे चलिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन एम्स का 2018 का। गलत कथन चुनिए है। आयोडीन एक पूतिरोधी है, बिल्कुल है, अभी पढ़ा हमने टिंक्चर आयोडीन आपके सामने। चिली सॉल्टपीटर आयोडीन का ना जी ना, ये अच्छा सोर्स नहीं है। चिली सॉल्टपीटर इंडियन सॉल्टपीटर नो, ये आयोडीन के अच्छा सोर्स नहीं है। हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक यानी वैसोडाइलेटर है, ये ट्रू है। आगे बात करने वाले हैं हम हिस्टामिन की। क्लोरोडाइएजिपोक्साइड एक दुर्बल प्रशांतक है जो कि तनाव दूर करता है। बच्चों ये भी बात सही है, आगे पढ़ने वाले हैं अभी हम ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर, प्रशांतक के अंदर। तो फिलहाल इसमें जो गलत कथन है वो है सेकंड आपका। इसके बाद नीट 2017 का क्वेश्चन है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण इस रूप में कार्य करता है। अभी मैंने आपको बताया था डिटॉल का केमिकल नेम एंड केमिकल कंपोजिशन दोनों। और आप देखें क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सचर कौन होता है, आपका डिटॉल होता है। और वो किसकी तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी की तरह काम करता है। सो द ट्रू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। इसके बाद आगे देखिएगा, अगेन AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। बायथैनल को सामान्यतः साबुन में मिलाया जाता है, इस संयोजी का कार्य है। साबुन में क्यों मिलाया जाता है बायथैनल को, वजह देखें, क्या शुष्कक का काम करता है, नहीं। ड्रायर नहीं होता। उभय प्रतिरोधन क्या बफरिंग एजेंट होता है, नहीं होता। पूतिरोधी, यस, बायथैनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक हियर। तो आंसर इज थर्ड ईयर। AIPMT 2013 का क्वेश्चन है, पूतिरोधी तथा विसंक्रामित सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, निम्न में से सही कथन नहीं है। देखिएगा आप, संक्रामित जीवित ऊतकों को नुकसान ऑब्वियस है। डिसइंफेक्टेंट को कभी भी आप घाव पे नहीं लगाते हैं, लिविंग बींग्स के लिए यूज नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। जबकि फिनॉल का 0.2% विलियन पूतिरोधी, बिल्कुल सही बात है। डिटॉल जिसको आपने कहा है, जबकि 1% विलियन क्या है, विसंक्रामी है, डिसइंफेक्टेंट है, क्योंकि बच्चों इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है 0.2 से। क्लोरीन व आयोडीन प्रबल विसंक्रामी की तरह प्रयोग में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगला है, बोरिक अम्ल व हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तनु विलियन प्रबल पूतिरोधी नहीं होता, दुर्बल पूतिरोधी होता है, इसीलिए आंखों के लिए यूज होता है। तो क्या चौथा स्टेटमेंट गलत है? यस, फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आंसर इज 4 ईयर। इसके बाद बच्चों कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ केमिकल्स के, पूरी तरह से लर्न नहीं करना है, जस्ट आइडिया होना चाहिए कि किस में किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे क्लोरोजाइलिनॉल है तो बेंजीन रिंग है, 2 मिथाइल है, एक OH एक Cl है, ऐसे जनरल आइडिया होना चाहिए। इसी तरह से टर्पाइनॉल है, बायोथाइनल है, थायो है तो इसका मतलब 2 रिंग सल्फर सल्फर बॉन्ड से जुड़ी हुई, उसमें S सिंगल बॉन्ड S है, तो ये याद होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड है। जनरल आइडिया होना चाहिए कि किसके अंदर किस टाइप के वैरायटी के बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा देखेंगे एक दो बार तो ध्यान रहेंगे ये। इसके बाद अगला केमिकल है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक होते क्या है, बने कैसे, ये देख लिया जाए। वे रसायन या औषधियां जो सूक्ष्म जीवों यानी जीवाणु, कवक या फिर फफूंद द्वारा, फंजाई द्वारा प्रोड्यूस होती है या उत्पन्न होते हैं तथा शरीर में रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। बच्चों इससे रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं। देखिएगा 1908 में पॉल एरिलिश ने सिफिलिस के इलाज के लिए आर्सेनिक आधारित संरचनाओं द्वारा आर्सफेनेमाइन या सेल्वर्सन बनाई, नोबेल प्राइज जीता। सेल्वर्सन की एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि सिल्वर्सन में एजोरंजक में एन डबल बॉन्ड एन होता है, आप जानते हैं, और इसमें भी आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक होते हैं तथा एजोरंजकों के ऊतकों की चयनात्मकता के समान यह रोगाणुओं पर कैसा प्रभाव डालती है, सेलेक्टिव इफेक्ट डालती है। जैसे एजोरंजक जो है वो टिश्यूज पर सेलेक्टिवली इफेक्ट डालते हैं ना, वैसे ये भी कैसा इफेक्ट डालती है, जो जर्म्स होते हैं उन पे सेलेक्टिवली इफेक्ट डालती है। इसके बाद आगे चले, 1932 में इन्होंने ही प्रथम प्रभावी एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रोटंसिल यानी सेल्वर्सन, समान संरचना वाला होता है ये, बनाया, जो कि यौगिक सल्फेनिलमाइड यानी सल्फा औषधि की खोज भी हुई इसी से, में बदल जाता है। और एक और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, 1929 में ये कह रहे हैं कि
1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन बनाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी पेनिसिलिन। तो ये यहाँ तक एंटीबायोटिक के हिस्ट्री से रिलेटेड बात होगी। इसके बाद अगला पार्ट इसका हम पढ़ेंगे प्रति जीवाणुओं का सूक्ष्म जीवों पर नाशक यानी साइडल यानी नाश करने वाला, किल करने वाला, अथवा निरोधक यानी रोकने वाला यानी स्टैटिक प्रभाव के आधार पर प्रतिजैविक दो तरह के, एक है जीवाणु रोधी यानी जर्मस्टैटिक बैक्टीरियोस्टैटिक, और दूसरा जीवाणु नाशी यानी जर्मिसाइडल यानी बैक्टीरियासाइडल। बच्चों ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं, जबकि वो सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इनका प्रभाव धीमा व दुर्बल होगा, जबकि उनका प्रभाव कैसा होगा, तीव्र व प्रबल होगा। एग्जाम्पल पे अगर आप आए तो देखिएगा, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, ये जर्मस्टैटिक है, जबकि इनकी बात करें हम तो पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड एंड ऑफ्लोक्सासिन, ये क्या है, जर्मिसाइडल है। और इनको लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है आपके सामने, देखिएगा यहाँ पर वापस एक छोटी सी स्टोरी है जिससे आपको ये सारी मेडिसिन, सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं ये ध्यान रह जाएंगी। और वो क्या है, एक्चुअली दो दोस्त थे, दो बच्चे थे, वो एक साइकिल कॉम्पिटिशन में गए, साइकिल चैंपियनशिप में गए, और एक बच्चा पहले जीत रहा था लेकिन जीते जीते एंड में हार गया वो। तो उसका जो दोस्त है वो उसको कैसे सिंपैथी दे रहा है, कैसे उसको दिलासा दे रहा है, समझना। वो कुछ कह रहा है उससे, सेंटेंस पढ़े जरा, क्या कह रहा है वो, यार तेरी साइकिल, यार वो उसको सिंपैथी देते हुए कुछ बोल रहा है, और वो बोल रहा है, यार तेरी साइकिल स्टार्टिंग में तो चैंपियन थी, मतलब भाई स्टार्टिंग में तो जीत रहा था तू, तेरी साइकिल स्टार्टिंग में तो चैंपियन थी, पर बाद में कमीनों ने ऑफ कर दिया लॉक साइकिल का, मतलब बाद में उन्होंने लॉक क्या कर दिया, ऑफ कर दिया तेरी साइकिल का, इसलिए हार गया भाई तू, वरना तेरी साइकिल स्टार्टिंग में तो क्या थी, चैंपियन थी। देखो अपना काम हो गया। यार तेरी साइकिल, तेरी साइकिल बोले तो टेट्रासाइक्लिन, यहीं से शुरू हो रही है बच्चों, सिस्टमेटिक ऑर्डर वाइज ही आएगा सब कुछ। तेरी साइकिल यानी टेट्रासाइक्लिन, स्टार्टिंग बोले तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्टार्टिंग में तो चैंपियन बोले तो क्लोराम्फेनिकोल, स्टार्ट बस इनिशियल याद आना चाहिए, फिर याद आ जाती है चीज। स्टार्टिंग में तो चैंपियन थी, पर बोले तो पेनिसिलिन, बाद में कमीनो बोले तो अमीनो ग्लाइकोसाइड, कमीनो ने ऑफ कर दिया लॉक, ऑफ लॉक, तो ये हो गया ऑफ लॉक मिला के ऑफ्लॉक्सासिन। तो बाद में कमीनो ने ऑफ कर दिया लॉक साइकिल का, इसलिए आ गया भाई तो वरना जीतने वाला था। अपना काम तो हो गया। 6 एंटीबायोटिक आपको ध्यान है, जर्मिस्टैटिक एंड जर्मिसाइडल। तो यार तेरी साइकिल स्टार्टिंग में तो चैंपियन थी, पर बाद में कमीनो ने ऑफ कर दिया लॉक साइकिल का। क्लियर है बात यहां तक। इसके बाद आगे आ जाइए, एम्पिसिलिन की बात करें, ये रूपांतरित पेनिसिलिन होता है। जो एम्पिसिलिन है ये बच्चों, पेनिसिलिन से कई सारे मॉडिफाइड फॉर्म बनते हैं, इसी का एक फॉर्म ये है। आगे बात करें अगर, तो जो एंटीबायोटिक्स है ना, उनको यूजेस के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, विस्तृत स्पेक्ट्रम, जिसके यूज बहुत ज्यादा हो, बहुत सारी जगह पे जिसको यूज कर सकते हैं। और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, नाम से पता लग रहा है कि उसके यूजेस क्या हैं, लिमिटेड है। पहले पढ़िएगा विस्तृत यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वे प्रतिजीवाणु जो कि कई प्रकार के जीवाणु, कई प्रकार के, जैसे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव यानी ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही दोनों के विरुद्ध कार्य करते हो, वो क्या कहलाते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाए, क्लोराम्फेनिकोल, ये टाइफाइड, पैचिस, तीव्र ज्वर, मूत्र संक्रमण, मेनिंजाइटिस, निमोनिया आदि में खिलाया जाता है। याद रखें ऑरली दी जाने वाली एंटीबायोटिक है, आदि में खिलाया जाता है। जबकि ऑफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन व एमोक्सिसिलिन ये भी पेनिसिलिन का रूपांतरण है, तो ये यूज होते हैं यहाँ पर विस्तृत स्पेक्ट्रम की तरफ। तो याद रखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल्स ही हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर है, अगेन वही बात है, थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। जैसे सल्फरसन में आर्सेनिक, डबल बॉन्ड आर्सेनिक होता है, इसी तरह ये सल्फेनिलमाइड है, वो सल्फापायरिडीन है, पेनिसिलिन है, तो इनका थोड़ा सा अंदाजा हमें होना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ा जाए इसके बाद, संकीर्ण स्पेक्ट्रम यानी वे प्रतिजीवाणु व एंटीबायोटिक जो केवल एक जीव या एक रोग पर प्रभावी हो, जैसे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, एक पर्टिकुलर डिजीज में यूज होते हैं, पर्टिकुलर हो जिनका एक्शन, तो पर्टिकुलर है तो नाम भी क्या है जी, पेनिसिलिन जी फॉर पर्टिकुलर। याद रखें पेनिसिलिन जी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए यूज हो रहा है, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है बल्कि ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। नीट 19 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। अभी बात हुई है पर्टिकुलर के नाम में भी पर्टिकुलर है, जी है जी, तो एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। पेनिसिलिन जी is a narrow spectrum antibiotic, so the answer is 4 here. एम्स 2018 का क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है। सेरोटोनिन एक शामक औषधि है, बिल्कुल सही, आगे बात करेंगे हम। नोवेस्ट्रोल एक प्रतिजनन औषधि, ये भी ट्रू है, आगे बात करेंगे। क्लोराम्फेनिकोल संकीर्ण प्रभावी प्रतिजैविक है ना, संकीर्ण प्रभावी नहीं है, नैरो स्पेक्ट्रम नहीं है बल्कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अभी मैंने बताया कई सारे तरह की डिजीज में यूज होता है। प्रतियोगी मंदक एंजाइम से बंधित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम को वो
बाइंड कर लेते हैं ताकि वो उसका पर्टिकुलर एक्शन नहीं दे पाते। एंजाइम मैकेनिज्म में बायो में आप देखने वाले हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? थर्ड इज नॉट ट्रू हियर। इसके बाद आगे बढ़ा जाए अगर, तो अगला है नीट 2016 का क्वेश्चन। एमोक्सिसिलिन है। एमोक्सिसिलिन अभी आपने पढ़ा है, विस्तृत स्पेक्ट्रम होता है। यस होता है, जीवाणु निरोधी नहीं होता, जीवाणु निरोधी नहीं होता, जीवाणु नाशक होता है। अभी हमने देखा था ये जीवाणु को मार देता है पूरी तरह से। पेनिसिलिन का संश्लेषित रूपांतर है, ये सही है। तो बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। सो द आंसर इज 4 हियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोविड नीट 2020, जो कोविड वाले बच्चों के लिए हुआ है वो है, ईश्वर करे पहली और आखिरी बार हो इस तरह का नीट कोविड वाला। तो क्लोरामफेनिकोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा गलत है? मतलब ये केवल ग्राम ग्राही जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। पहला स्टेटमेंट ही गलत दिख रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अभी पढ़ा है क्लोरामफेनिकोल ग्राम पॉजिटिव, ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही यानी ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के जर्म्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, सही है। ये जीवाणु नाशी नहीं है, सही है। ये एक जीवाणु निरोधक है, ये भी सही है। आई होप पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट होगा। इसके बाद आ जाए अगला केमिकल है प्रति अम्ल, बोले तो एंटा एसिड। एसिड के अगेंस्ट काम करने वाले केमिकल क्या कहलाते होंगे? एसिड के अगेंस्ट काम करने वाले केमिकल क्या कहलाते होंगे? एंटा एसिड कहलाते होंगे। और क्या कहलाते होंगे? और आप देखें एंटा एसिड, आपने सुना होगा आजकल एसिडिटी का बहुत फैशन है, हर दूसरे तीसरे आदमी को यार एसिडिटी है, एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करते हैं। पढ़िएगा लिखा हुआ है, ये आमाशय में अम्लता यानी एसिडिटी घटाते हैं। पहले कुछ केमिकल यूज होते थे बच्चों, लेकिन आजकल उनका कुछ ड्रॉबैक है, क्यों यूज नहीं होते हैं, पढ़ते हैं पूरी बात। अत्यधिक NaSCO3 जो इनो वगैरह में आप लेते थे, अत्यधिक NaSCO3 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के प्रयोग द्वारा आमाशय क्षारीय हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक है ना, तो बेसिक कर देते हैं स्टमक को। लेकिन क्या होता है, उससे क्षारीय हो जाता है तथा वो अम्ल उत्पादन को प्रेरित करता है। भाई अंदर पूरा एल्कलाइन हो गया आपका मीडियम, तो फिर वो जो वॉल है स्टमक की, जो स्टमक है उसके अंदर एसिड का सिक्रेशन क्रेडिट हो जाता है अपोजिट आयन की वजह से, तो अम्ल उत्पादन को प्रेरित करता है। इस कारण आजकल इनका यूज नहीं करके किसका करते हैं? अघुलनशील हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि वो पीएच को उदासीन से आगे नहीं बढ़ने देते। अघुलनशील ऑक्साइड लेते हैं जो पीएच को उदासीन से आगे बढ़ने नहीं देता है। एग्जाम्पल्स पढ़े, मेडिसिन पढ़े, ओम्पराजोल है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, रेनिटिडीन को जेंटेक कहते हैं आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम क्या फॉस्फेट है। बच्चों इन मेडिसिन को लर्न करने के लिए तरीका है, ट्रिक है, सेंटेंस है। देखिएगा दो नाम है यहाँ पर, एक तो ओम नाम है, ओम जी है ये, तो क्या नाम है इनका? ओम जी। और एम जी किसी का शॉर्ट फॉर्म है नाम का। तो आप देखें कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ओम एम जी को रात दिन अल्कोहल पिलाओ। क्या पिलाओ भाई? रात दिन अल्कोहल पिलाओ। तो उससे क्या होगा? एसिडिटी सही हो जाएगी। मैंने बोला दिमाग नहीं लगाना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ये जस्ट मेमोरी लाइन है। अल्कोहल पीने से एसिडिटी सही नहीं होती, बट हमें तो केवल एग्जांपल लर्न करने से मतलब है। यहाँ बच्चों ओम का मतलब हुआ ओम पैराजोल, एमजी को बोले तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड व्हेन मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों याद रहेंगे एक साथ। आगे चलें, रेनिटिडीन को क्या बोलेंगे जी? रात दिन। रेनिटिडीन अल्कोहल पिलाओ, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है वाटर के साथ मिलेगा तो थोड़ा बहुत क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या सारे केमिकल्स आ चुके हैं, एग्जाम्पल आ चुके हैं? यस। तो याद रखें, ओम एमजी को रात दिन अल्कोहल पिलाओ। आई होप बात क्लियर है यहाँ तक। तो ये एंटा एसिड आपके सामने है। इसके बाद आगे बढ़े, इसी से रिलेटेड है, सिमेटिडीन हिस्टामिन के प्रभाव को नष्ट करता है। हिस्टामिन आमाशयों को पेप्सिन व एचसीएल स्राव के लिए उद्दीपित करता है। तो सिमेटिडीन उसको क्या करता है? उसके प्रभाव को नष्ट करता है। लेकिन इसके लिए आजकल सिमेटिडीन की जगह क्या यूज करते हैं? रेनिटिडीन का यूज ज्यादा होता है। तो एज ए इंफॉर्मेशन इसको ध्यान रखिएगा। एम्स 2018 का क्वेश्चन है, सिमेटिडीन एक प्रति अम्ल है। बिल्कुल सही बात है, प्रति अम्ल जठर कोशिकाओं द्वारा HCl का स्राव बढ़ाते हैं। गलत है, HCl का स्राव बढ़ाते नहीं है, ये तो ऐसा काम करते नहीं है। तो कथन सत्य है, परंतु कारण क्या है जी? गलत है। अगला पॉइंट, अगला केमिकल है प्रतिहिस्टामिन यानी एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन के पॉइंट पढ़े। हिस्टामिन की बात करें पहले। हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है, वैसोडाइलेटर है। जो वेसल्स होती हैं उनकी जो सरफेस है, वेसल्स जो है उनको डायलेट करते हैं, उनको फैलाते हैं। ये श्वसनिकाओं व आहार नली की चिकनी पेशियों को क्या करते हैं? संकुचित करते हैं। पर रुधिर वाहिकाओं की दीवारों को क्या करते हैं? नरम करते हैं। जुकाम के कारण होने वाले नासिका संकुलन और पराग कणों के कारण होने वाली एलर्जी जो है उसका कारण भी कौन होती है? हिस्टामिन होती है। तो ये एंटीहिस्टामिन इस तरह के जो इफेक्ट हैं उनको खत्म करते हैं, रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, सिट्राजीन, डायमेटैप, ऐप ये एक तरह का डायमेट है, ओके, टर्फेनाडाइन और जिसको सेल्डेन भी बोलते हैं आप, और ब्रोमोफेनरामाइन। ये एग्जाम्पल ध्यान रह जाएंगे। एक छोटी सी ट्रिक से बच्चों आप देखें जरा, ट्रिक है, सेंटेंस देखो। आजकल तो सिनेमा चल नहीं रहा है,
पर जब चलता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऐप से बुक कराते हैं ना सीट उसमें देखने जाने के लिए, और जैसे बुक माई शो वगैरह इस तरह के ऐप है। तो आपको एक नया ऐप बताता हूं मैं, जब भी आप चले तब आप इस ऐप से बुक करा सकते हैं। देखिएगा क्या है, क्या लिखा हुआ है पढ़े, सिनेमा में सिट्टे रात दिन डायमेट ऐप पे सेल में है। सिनेमा तो सिनेमा ही होते ही है, सिट्टे सिट्टे समझते हैं, सीट्स सिट्टे, सिनेमा में सिट्टे रात दिन मतलब कभी भी बुक करा सकते हैं ऑनलाइन। तो कौन सा ऐप है यहाँ, बुक माई शो नहीं है, यहाँ पे डायमेट ऐप, क्या नाम है आपका, डायमेट ऐप पे सेल में है, मतलब उसे बिकती रहती है हमेशा, सेल में होती है। फिर भी बुक फिर भी करवा लो, मतलब आप तो बुक जल्दी करवा लो, वरना ऐसा नहीं हो कहीं सारी बुक हो जाए, तो बुक फिर भी करवा लो। तो सिनेमा में सिट्टे रात दिन डायमेट ऐप पे सेल में है, बुक फिर भी करवा लो। सिनेमा बोले तो सिमेटिडिन, सिट्टे बोले तो सिट्टे, सिट्टे बोले तो सिट्राजीन, रात दिन बोले तो रेनिटिडिन, डायमेट ऐप बोले तो डायमेट ऐप का नाम है वो, डायमेट ऐप एक ऐप का नाम है। सेल बोले तो सेल्डेन, सेल्डेन सेल, बुक फिर भी ब्रोमेफेनेरामाइन। तो ये सारी मेडिसिन आपके आ चुकी हैं। सिनेमा में सिट्टे रात दिन, सेल रात दिन डायमेट ऐप पे सेल में है, बुक फिर भी करवा लो। तो सारी मेडिसिन याद हो जाएंगी आपको, 2-4 बार बोलने पे ये ट्रिक्स, ये वर्ड्स, ये लाइंस जुबान पे चढ़ जाती है और मेमोरी लाइन बन जाती है। इसके बाद आगे चलिएगा, क्वेश्चन है, कुछ प्रतिहिस्टामिन आमाशय में अम्ल के स्रावन को प्रभावित क्यों नहीं करते हैं? एंटीहिस्टामिन क्यों एसिड के सिक्रेशन को नहीं इफेक्ट करते हैं? क्योंकि प्रति एलर्जी व प्रति अम्ल औषधियां भिन्न ग्राहियों पर कार्य करती है, हमारे बॉडी के अंदर इनके रिसेप्टर डिफरेंट होते हैं और इसीलिए इनका कोई इफेक्ट इस तरह का शो नहीं होता है। इसके बाद आगे चले, प्रशांतक यानी ट्रैंकुलाइजर्स, और ट्रैंकुलाइजर नाम से पता चल रहा है शांत करने वाले, शामक, प्रशांतक। बच्चों प्रशांतक व पीड़ाहरी तंत्रिका सक्रिय होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये तंत्रिका से ग्राही तक संदेश वहन करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जहां पर भी रिसेप्टर ऑर्गन है उससे। इनका उपयोग मानसिक विकार की अवस्था जैसे पागलपन वगैरह में होता है। ये अच्छा होने की भावना को प्रेरित करके चिंता, तनाव, शोभ व उत्तेजना को कम करते हैं, इस तरह की परेशानी से निकालते हैं और फील गुड करवाते हैं, सीधा बोले। ये नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होते हैं, जो स्लीपिंग पिल्स होती है उनमें आते हैं। ये तंत्रिका संचारक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन नॉरएड्रेनालिन का स्तर बढ़ाते हैं, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर, ये मूड बूस्टर हार्मोन कहलाता है, तो उसका स्तर बढ़ाते हैं, है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं आपके सामने एग्जाम्पल, एक सम्मोहक होता है और एक क्या होता है, असम्मोहक। सम्मोहक सम्मोहित करने वाला, कुछ ख्याल न रहे, बस ध्यान में रहे। सम्मोहक वही है, ये तनाव को निद्रा प्रभाव द्वारा घटाते हैं, सुला देते हैं बंदे को, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ जाता है उसके सीधा, तो नींद आ जाती है, तो फिर न जागेगा न सोचेगा, इसका प्रभाव प्रबल व तेज होता है। जबकि असम्मोहक की बात करें तो बिना निद्रा प्रभाव के तनाव घटाते हैं, यानी बंदा अपना काम करता रहता है पर उससे उतना तनाव फिर भी नहीं होता। तो ये बिना निद्रा प्रभाव के तनाव को घटाते, सो इनका प्रभाव दुर्बल व धीमा होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, बारबिट्यूरिक एसिड, क्लोरोडाइएजिपोक्साइड, लुमिनल, सेकोनल, जिसको सेरोटोनिन भी कहते हैं, वेरोनल, वेलियम एंड डाइजीपाम, नींद की गोली होती है डाइजीपाम, आपने सुना होगा भी नाम। तो ये केमिकल्स जो हैं वो क्या है, सम्मोहक है। जबकि इधर अकेला ही एक ही इन सबके इक्वल है, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, इक्वेनिल है। एक ही इन सबके इक्वल है क्योंकि नाम उसका इक्वेनिल है। तो याद रहेगा, जो असम्मोहक होता है वो इक्वल है अकेला ही, क्योंकि नाम उसका क्या है, इक्वेनिल है। अकेला ही इक्वल है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, इक्वेनिल बोलेंगे। इनको लर्न करने के लिए तरीका हमारे सामने देखें जरा। बच्चों एक मोबाइल आता था कुछ दिनों पहले, नोकिया लूमिया, सुना है आपने, नोकिया लूमिया, है ना, फ्लॉप मॉडल था वो, लेकिन ट्रिक बनाने में कोई इश्यू नहीं है। देखिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बेबी लूमिया सेकंड छोड़ दो, मतलब लूमिया का फोन मत लो, बेबी लूमिया सेकंड छोड़ दो वरना डांटेंगे पापा, मतलब पापा डांटेंगे अगर लूमिया का फोन ले लिया तो। फ्लॉप मॉडल है ना। बेबी का मतलब हो गया जी बारबिट्यूरिक एसिड, लूमिया बोले तो लुमिनल, सेकंड बोले तो सेकोनल एंड सेरोटोनिन, दोनों एक बार इनिशियल आना चाहिए फिर याद आ जाता है। एग्जाम्पल, सेकंड छोड़ दो बोले तो क्लोरो एडाइएजिपोक्साइड, और वरना बोले तो वेरोनल एंड वेलियम, डांटेंगे पापा बोले तो डाइजीपाम। तो बेबी लूमिया सेकंड छोड़ दो वरना डांटेंगे पापा। सेंटेंस ध्यान है, एग्जांपल्स ध्यान है। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद बच्चों इनके मैंने बताया था अभी हाल, स्ट्रक्चर का एक थोड़ा सा आइडिया हो बस, बाकी कुछ नहीं है। बारबिट्यूरिक एसिड नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है उसका, लुमिनल है। इनकी बात करें, ग्रुप का थोड़ा सा अंदाजा हो, सेकोनल है। इसी तरह से इक्वेनिल में कौन सा ग्रुप होता है, भाई अमाइड ग्रुप होता है, ये होता है। इस तरह से थोड़ा सा आइडिया इनका होना चाहिए, है ना। अमाइड ईस्टर होता है, एक जनरल आइडिया हो, बस स्ट्रक्चर का एज इट इज लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद प्रति अवसादक यानी एंटी डिप्रेसेंट, यानी मूड बूस्टर ड्रग, डिप्रेशन से दूर भगाए। बच्चों आपको पता है आजकल बहुत ट्रेंड है ये भी,
हर बंदे को, हर दूसरे तीसरे बंदे को यार डिप्रेशन में है वो, तो उसको तो डिप्रेशन हो गया, तो डिप्रेशन को दूर करने की दवा हमारे पास है। दिस इज एंटी डिप्रेसेंट, मूड बूस्टर ड्रग और प्रति अवसादक। ये न्यून आत्मबल व अवसादग्रस्त व्यक्ति को आत्मविश्वास व अच्छा होने की भावना को बढ़ाता है। यानी इस तरह के जो बंदे होते हैं उनको ये मेडिसिन दी जाती है जिससे उनका आत्मबल, आत्मशक्ति वापस लौट आती है। एग्जाम्पल है इसके फेनिलजीन, कोकेन, मेथेंड्राइन, आइप्रोनियाजिन एंड विटालिन। इसको अगर आप लर्न करें तो देखें कुछ लिखा हुआ है। मैंने फिर कहा था कि ये ट्रिक है, लॉजिक नहीं लगाना है, जो सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है ध्यान दें। सेंटेंस है पेप्सी कोक पीने से मरने का आइडिया छोड़ के विक्ट्री का मूड बनता है। भाई डिप्रेशन होगा तो तरह तरह के ख्याल आते हैं ना मन में, मरने का आइडिया छोड़ के किसका मूड बनता है? विक्ट्री का। पेप्सी बोले तो फेनिलजीन, कोक बोले तो कोकेन, मरने बोले तो मेथेंड्राइन, आइडिया बोले तो आइप्रोनियाजिड, विक्ट्री बोले तो विटालिन, और मूड बनता है। आप देख रहे हैं इसका यूज है क्योंकि ये मूड बूस्टर ड्रग्स होते हैं, मूड बनाने वाले ड्रग्स होते हैं। तो ये मूड बूस्टर ड्रग है तो मूड बनता है, इसका यूज हो गया। तो ट्रिक भी, ट्रिक के अंदर यूज भी है और मेडिसिन के नेम भी है। तो पेप्सी को पीने से मरने का आइडिया छोड़कर विक्ट्री का मूड बनता है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन से। और देखिएगा इसके बाद आगे बच्चों, प्रति जनन क्षमता औषध, एंटी फर्टिलिटी कंट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल ड्रग्स हैं, बच्चा होने से रोकने वाली ड्रग्स हैं। और इनमें क्या होते हैं आप देखें, ये संश्लिष्ट एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन उत्पन्नों का मिश्रण होता है और ये अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन को निरोधित करता है। और जब अंडोत्सर्ग निरोधित हो जाएगा तो बच्चा होने की संभावना नहीं है। एग्जाम्पल देखें, नॉरेथिंड्रोन है, संश्लिष्ट प्रोजेस्टेरोन है, और नोवेस्ट्रोल है, संश्लिष्ट एस्ट्रोजन है। ये दोनों का काम यही होता है कि ये ओवुलेशन को रोकने का काम करते हैं। तो बच्चा नहीं चाहिए, बर्थ कंट्रोल है, तो हमने ट्रिक भी बना दी। दोनों एग्जाम्पल के नाम के आगे लगा हुआ है नो, और नो है तो दिस इज नो बेबी, बच्चा नहीं चाहिए यानी नो बेबी, नॉरेथिंड्रोन एंड नोवेस्ट्रोल एंजाइम। याद रहेगी बात, ये हार्मोन, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दोनों इसके हैं। के बाद आगे चलिएगा सल्फा ड्रग्स, ये रोगाणुनाशी होती है। और सल्फा जो ड्रग्स हैं, सल्फा जो मेडिसिन है, वो स्किन से रिलेटेड डिजीज में भी यूजफुल होती है। एग्जाम्पल है सल्फेनिलमाइड, और सल्फेनिलमाइड के बाद आगे बढ़ा जाए प्रति मलेरिया, एंटी मलेरियल है ये, और ये मलेरिया पैरासाइट को नष्ट करते हैं जो प्लाज्मोडियम होता है। बच्चों दिनों मलेरिया इज ए नेशनल इशू नो, और इसीलिए मेडिसिन से लिखी है प्राइमक्यून, कुनेन एंड क्लोरोक्यून। और अगर इनके ट्रिक की बात करें तो मैंने कहा ये नेशनल इशू है तो प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। कुछ लिखा हुआ है, अपने क्या लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं क्लियर कर दे कि मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम, यानी प्राइम मिनिस्टर को क्लियर करना चाहिए कि मलेरिया किस लिए है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। देखिए अपना काम हो गया, प्राइम मिनिस्टर बोले तो प्राइमक्यून, क्यों नहीं बोले तो कुनेन, क्लियर करते बोले तो क्लोरोक्यून कि मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम। मलेरिया में यूज होने वाली मेडिसिन है और प्लाज्मोडियम को क्या करती है, खत्म करती है। तो रीजन आ गया, यूज आ गया और मेडिसिन के नेम आ गए। आई होप एंटी मलेरिया मेडिसिन क्लियर है। उसके बाद अगला एग्जांपल है एंटी एलर्जिक, क्लोरोफिनाइलमाइन एंटी एलर्जिक है। और एंटी कैंसर होती है बच्चों डाइसीडेजिरिन। क्या नाम है मेडिसिन का, डाइसीडेजिरिन। कैंसर में यूज होने वाला एंटीबायोटिक है ये, एंटी कैंसर। अच्छा, कैंसर का नाम सुनते क्या होता है, कैसी हालत हो जाती है बंदे की, मरी सी हालत हो जाती है, जैसे बस अब मरने वाला हो। मतलब हालत कैसी हो जाती है, मरी सी। और मरी सी को इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, डाइसी। डाइसी बोले तो, डाइसी मतलब मरी सी हालत। डाइसी क्यों हो जाती है, क्योंकि डेंजर ही इतना है वो, कैंसर डेंजर ही इतना है कि हालत कैसी हो जाती है बंदे की, मरी सी मतलब डाइसी। तो हम कहेंगे डाइसी हालत होगी क्योंकि डेंजर ही इतना ज्यादा है। तो मेडिसिन का नाम भी तो यही है जी, ये हो गया आपका डाइसी और ये हो गया डेंजर। तो मेडिसिन का नाम हो गया डाइसीडेजिरिन। डाइसी हालत हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि डेंजर ही इतना है। तो केमिकल का नेम भी है, मेडिसिन का नेम भी है डाइसीडेजिरिन। क्लियर है बात यहां तक। तो ये एंटी कैंसर हुआ। और अब मेडिसिन के बाद कुछ बात हो जाए खाने पीने की। तो बच्चों यहां पर हम सबसे पहले ले रहे हैं केमिकल्स इन फूड में। पहला है खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी खाने को खराब होने से बचाने वाले केमिकल्स। और इनमें सबसे पहले देखिएगा वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से खाद्य पदार्थों को बचाते हैं, माइक्रोब्स से बचाते हैं। एग्जाम्पल है नमक, चीनी, वनस्पति तेल, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बिक व प्रोपेनोइक अम्ल के लवण। ये बहुत इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव की तरह जाने जाते हैं। इसके बाद है प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट। ये खाद्य पदार्थों पर ऑक्सीजन की क्रिया को धीमी करते हैं बच्चों, जिससे खाद्य परिरक्षण में सहायता होती है और खाना जो है वो सड़ने से बचता है। जैसे BHT एंड BHA मक्खन में होते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड आदि जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं। उसके बाद देखिएगा कृत्रिम मधुरकर्मक। कृत्रिम मधुरकर्मक क्या होते हैं, मधुर मतलब मीठा करने वाले, आर्टिफिशियल स्वीटनर या स्वीटनिंग एजेंट जिनको आप बोलते हैं।
अब बच्चों शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ाए बिना अगर आपको स्वीटनेस बढ़ानी हो, यानी मीठा बढ़ाए बिना मीठा बढ़ाना हो, बात अजीब है लेकिन सच है, क्योंकि डायबिटिक पर्सन जो होते हैं ना उनको मीठा इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा होता है। अब अगर आप उनको मीठा देंगे, शुगर देंगे, तो ब्लड में शुगर का लेवल और बढ़ जाएगा और ब्लड इतना मीठा हो जाएगा कि उनकी बॉडी के लिए, उनके जीवन के लिए खतरा होगा। तो फिर ऐसा क्या करें कि उनको मीठा भी दे दिया जाए और उन पर मीठे का हार्मफुल इफेक्ट भी ना हो। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, शरीर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाए बिना मिठास बढ़ाने वाले रसायन कृत्रिम मधुरकर्मक कहलाते हैं। ये क्यों शुगर नहीं बढ़ाते हैं ब्लड में, क्योंकि ये शुगर के बने ही नहीं होते, ये बने ही किसके होते हैं, अमीनो अम्लों के बने होते हैं। और अमीनो अम्लों के बने होते हैं तो डायबिटिक पर्सन को इनसे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये डिकम्पोज होने के बाद शुगर नहीं बनाते हैं बल्कि अमीनो एसिड बनाते हैं, जिससे ब्लड के शुगर लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, कृत्रिम मधुरकर्मक किन के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स पर आए, कृत्रिम मधुरक के एग्जाम्पल है और ये सुक्रोज यानी शुगर कैन की तुलना में इनका माधुर्य मान है, यानी इनकी स्वीटनेस वैल्यू है। देखें एलिटेम सबसे प्रबल मधुकर्मक की हाई पोटेंसी होती है, 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है शुगर कैन के कंपेयर में सुक्रोज के। सुक्रालोज सुक्रोज का ट्राइक्लोराइड उत्पन्न होता है और खाना पकाने के ताप पर स्थायी होता है। ये खासियत है इसकी कि कुकिंग टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रहता है। 600 गुना ज्यादा मीठा होता है। सेक्रीन की बात करें 550 गुना ज्यादा मीठा है सुक्रोज से। एस्पार्टेम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस, ये पूछी जाती है बातें, ध्यान दें। एस्पार्टिक एसिड फिनाइल एलेनिन मिथाइल ईस्टर पार्ट जो है इसका वो एस्पार्टेम बनाता है और ये सर्वाधिक यूजफुल, सर्वाधिक सफल व व्यापक उपयोगी है, परंतु खाना बनाने के ताप पर यह अस्थायी होता है। यानी ये कोल्ड टेम्परेचर पे सही रहेगा, अगर आपने खाना बनाने के ताप पे ले लिया ना तो ये स्थायी नहीं होता, 100 गुना ज्यादा मीठा होता है ये सुक्रोज की तुलना में। आई होप बात क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अगले पार्ट पर आ जाए, APMT 14 का क्वेश्चन है, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में, मैंने अभी बताया था आपको कि रूम कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, और एग्जाम्पल है कौन, एस्पार्टेम। और देखिएगा APMT 15 का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड समान गुण दर्शाते हैं, परंतु निम्न में से कौन सा एक गुण एक के द्वारा ही दर्शाया जाता है, दूसरे के द्वारा नहीं। देखें ये एक अपचयक पदार्थ होता है, दोनों के लिए सेम है, जल में घुलनशील होता है, दोनों होते हैं। खाद्य परिरक्षक की भांति, अभी हाल पढ़ा था हमने इसके प्रीवियस पार्ट में ही कि खाद्य परिरक्षक की भांति कौन यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन यूज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। तो खाद्य परिरक्षक की भांति प्रयुक्त सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एक होता है एक नहीं होता, तो यही पॉइंट आ गया। अम्ल वर्षा में तो दोनों होते हैं जी, दोनों ही आगे वाटर से रिएक्ट करके SO2 एंड NO2 दोनों ही एसिड बनाते हैं और एसिड रेन अम्ल वर्षा का भाग बनते हैं। तो आंसर 3 होगा इसका। इसके बाद आगे चले, शोधन क्रिया में रसायन। शोधन क्रिया में रसायन मतलब क्लीनिंग एक्शन, यानी थोड़े बात यहाँ पर धोने से रिलेटेड करनी है। किसको धोना है उसके पहले चलें, किससे धोना है, साबुनीकरण। साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं वसा अम्लों के, तथा वसा को जलीय NH के साथ गर्म करने से बनते हैं। और साबुन बनने की ये प्रक्रिया बच्चों साबुनीकरण कहलाती। क्या कहलाती है ये, साबुनीकरण कहलाती। होता कैसे, बनता कैसे, देखिएगा ये फैट है, वसा, ग्लिसरॉल ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड लिखा हुआ है, स्टेरिक एसिड है C17 वाला ये, और इसको कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश दोनों में से किसी से भी रिएक्ट करा दें, जिससे रिएक्ट कराएंगे वैसे ही सॉल्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कास्टिक सोडा से रिएक्ट कराया तो सोडियम स्टेरेट बनेगा, बर्तन धोने के साबुन के नाम से जाना जाता है। और ये हार्ड सॉप कहलाते हैं, कठोर साबुन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें फ्री अल्कलाइन रेडिकल होते हैं जो कि स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर आपने कास्टिक पोटाश से क्रिया कराई है फैट की, तो मृदु साबुन बनेगा, सॉफ्ट सॉप बनेगा, जो शैम्पू में और शेविंग क्रीम में यूज होता है। पोटेशियम स्टीरेट यहाँ पर बनेगा। तो सोडियम सॉल्ट जो है वो कठोर साबुन होते हैं, जो कि पोटेशियम सॉल्ट कैसे होते हैं, मृदु या सॉफ्ट सॉप के नाम से जाने जाते हैं। टाइप की बात करें अगर सॉप की, साबुन की, तो पहला है कठोर साबुन, अभी बात हुई है, सस्ते तेल, वसा व NH के साथ बनता है और जनरली धोने के प्रोसेस के लिए यूज होता है। मृदु यानी प्रसाधन साबुन है, उत्तम तेल व KH के साथ बनता है और क्षार का आधिक्य नहीं होता, तो बॉडी पे, स्किन पे किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता है। पारदर्शी साबुन में एग्जाम्पल बता दूं आपको, पियर्स ग्लिसरॉल वगैरह से मिलकर बनता है, तो साबुन को एथेनॉल में घोल देते हैं, ग्लिसरॉल वगैरह में, तो पारदर्शी साबुन बनते हैं। औषध साबुन, मेडिकेटेड, आजकल तो बाढ़ आई है मेडिकेटेड सॉप की, इनमें गंधहारक, ग्लिसरॉल व रोजिनगॉन डालते हैं, ताकि इनके अंदर बहुत सारे मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके अंदर किसी तरह की औषधीय गुण है, वो बढ़ जाते हैं। अगला देखें धात्विक साबुन, इसमें सोडियम या पोटेशियम के अलावा कोई और धातु होते हैं, तो ये धात्विक साबुन के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे अगर हम, तो एक छोटा सा पॉइंट है साबुन से रिलेटेड है, देखिए जरा,
साबुन अविलेय लवण बनने के कारण कठोर जल में झाग नहीं देते। हाँ बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ जगहों का पानी ऐसा होता है कि वहां साबुन फोम्स नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता। आप देखें वजह क्या है। सपोज आपने साबुन ले लिया और उस जल में कठोरता है, यानी कठोर जल के अंदर कौन से लवण होते हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम होते हैं। और ये कैल्शियम व मैग्नीशियम क्या करते हैं, जो आपका साबुन है ना उसके सोडियम या पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देते हैं और उसकी जगह कौन सा लवण बना देते हैं, ये कैल्शियम लवण। और ये जो कैल्शियम लवण है ना, इसका श्वेत अवशेष बन जाता है, जल में अविलेय होता है और यही वजह होती है कि झाग नहीं बनते। क्यों नहीं बनते झाग? अरे भाई आपका साबुन साबुन ही नहीं रहा ना। क्यों नहीं रहा साबुन? क्योंकि वो सोडियम एंड पोटेशियम लवण की जगह किसमें बदल चुका है, कैल्शियम लवण में बन चुका है। साबुन ही नहीं तो काहे के झाग। तो इसीलिए कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता, क्योंकि वो कैल्शियम लवण बना देता है जो अविलेय होता है, जैसा कि आपके साथ सामने रिएक्शन में शो हो रहा है। क्वेश्चन देखें M17 का। वसा अम्लों के कैल्शियम लवण साबुन की भांति प्रयुक्त होते हैं। बहुत गलत बात है। सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन होते हैं, कैल्शियम लवण तो अविलेय अवशेष बनाते हैं। कारण है ये जल में विलय है। बिल्कुल गलत है, ये जल में विलय नहीं बल्कि जल में अविलय होते हैं। तो कथन व कारण दोनों ही क्या है, असत्य है। इसके बाद आगे चलिएगा, संश्लिष्ट अपमार्जक डिटर्जेंट से बच्चों ये वे रसायन है जो धावन प्रक्रिया में कठोर और मृदु जल दोनों में समान रूप से उपयोगी होते हैं। मतलब इनमें कोई चक्कर नहीं है कि झाग बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो कठोर जल और मृदु जल दोनों में यूजफुल होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं अपमार्जक। एक एक करके देखते चलते हैं। ऋणायनिक यानी एनायनिक यानी नेगेटिव डिटर्जेंट है, और इनका जो मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट होता है, वो कैसा होता है, ऋणायनिक होता है, एनायनिक होता है। दूसरी बात अगर करें, ये अधिकतर घरेलू उपयोग में यूज होते हैं। टूथपेस्ट वगैरह बनते हैं और घर में जितने भी वॉशिंग पाउडर वगैरह आते हैं वो यही होते हैं जनरली। एग्जांपल्स पर आ जाएं, ये इसका एग्जांपल है सोडियम एल्काइल सल्फेट। क्या एग्जांपल है जी इसका, सोडियम एल्काइल सल्फेट है। एल्काइल सल्फेट भी होते हैं और सल्फोनेट भी होते हैं, दोनों होते हैं। मैंने दोनों साइड एक एक लिखा है, एक साइड सल्फेट लिखा है और एक साइड क्या लिखा है, सल्फोनेट लिखा है। तो ये याद रखें, सोडियम एल्काइल सल्फेट और इधर है सोडियम एल्काइल एराइल सल्फोनेट। एराइल नई चीज आ गई, एराइल बेंजीन रिंग और आ गया। इनको अगर देखें अपन शॉर्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे जी, सास। और इधर है सोडियम एल्काइल एराइल, 2 बार ये आया, मतलब ये तो इधर वाला तो सास है, सोडियम एल्काइल सल्फेट है, और इधर वाला क्या है, सास। मतलब एक पतली सास और एक मोटी सांस, यानी एक सांस है। इज दैट क्लियर? तो ये एग्जांपल पर आए इसके। ये 12 कार्बन की चेन, सोडियम लॉरिल सल्फेट है ये, और ये क्या है, सोडियम लॉरिल। तो ऐसे ही यहां पर क्या आएगा जी आपका C6H5 सोडियम लॉरिल बेंजीन सल्फोनेट है ये। तो सोडियम लॉरिल बेंजीन सल्फोनेट ये बनाता है, और सोडियम लॉरिल बेंजीन सल्फोनेट जो है उसका यहां पर एग्जांपल है सास का, और एक है सास। तो एक है पतली सास और एक है मोटी सांस। बच्चों एग्जाम्पल के बाद आगे चले आप यहां पर, तो आप देखें इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे। अधिकतर घरों में, अभी हाल मैंने आपको बताया था कि जनरली ये किसमें यूज होते हैं, घरेलू, अधिकतर घरेलू उपयोग है इनका। आप देखें तो घरों में यूज होते हैं ये। तो अधिकतर घरों में सास हो या सास, मतलब सास सोडियम एल्काइल सल्फेट और सास मतलब सोडियम एल्काइल एराइल सल्फेट, तो यूज हो गया। अधिकतर घरों में यूज होते हैं ये। और सास हो या सास अपनी बहुओं के बारे में कैसा सोचती है, सब नेगेटिव सोचती है। अधिकतर घरों में यूज हो गया, घरेलू यूज के लिए यूज होने वाला डिटर्जेंट है सास हो या सास, सोडियम एल्काइल सल्फेट एंड सोडियम एल्काइल एराइल सल्फोनेट अपनी बहुओं के बारे में नेगेटिव सोच। नेगेटिव क्या है, टाइप, क्योंकि आप कौन सा डिटर्जेंट पढ़ रहे हैं, नेगेटिव यानी एनायनिक डिटर्जेंट पढ़ रहे हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर हो जाना चाहिए। अधिकतर घरों में सास हो या सास अपनी बहुओं के बारे में कैसा सोचती है, नेगेटिव सोचती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर आगे चलें आप यहां पर, तो अगला है धनायनिक यानी कैटायनिक यानी पॉजिटिव अपमार्जक। इसमें अगर बात करें तो इसका मुख्य भाग कैसा होगा, धनायनिक होगा। ऑब्वियस है, इसमें जीवाणु नाशक गुण होते हैं, जीवाणु को मारने वाले, और ये महंगे होने के कारण सीमित रूप में उपयोगी होते हैं। जैसे एयर कंडीशनर वगैरह बनाने में यूज होता है इनका, तो ये महंगे होने की वजह से ऐसा होता है। एग्जाम्पल पढ़े इसका, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे, CTMAB, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, CTMAB। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, 16 कार्बन की एक चेन है, नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। और ट्रिक है इसकी, क्या पढ़े लिखा हुआ है, सिटी में माँ बाप का होना पॉजिटिव पॉइंट है। जस्ट लुक हियर, सिटी बोले तो सिटी में माँ बाप तो माँ बाप ही है, तो ये माँ बाप, सिटी में MAB, सिटी में माँ बाप का होना कैसा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। कौन से टाइप का डिटर्जेंट पढ़ रहे हैं आप, पॉजिटिव टाइप का डिटर्जेंट पढ़ रहे हैं, तो सिटी में माँ बाप का होना पॉजिटिव पॉइंट है। CTMAB पॉजिटिव डिटर्जेंट होता है, तो सिटी में माँ बाप का होना पॉजिटिव पॉइंट है। आई होप बात क्लियर है। यहाँ पर सिटी में माँ बाप का होना पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद अगला है अनायनिक या उदासीन अपमार्जक। नाम से पता चल रहा है इसमें किसी तरह का कोई आवेश
नहीं होगा, इनमें कोई आवेश नहीं होता है। सामान्यतः बर्तन धोने में प्रयुक्त द्रव अपमार्जक जो घरों में हमारे आते हैं, जो ग्रिल वगैरह होते हैं, प्रिल ग्रिल क्या जो भी आते हैं, वो बर्तन धोने में प्रयुक्त होने वाले जो अपमार्जक हैं वो जनरली आपके अनायनिक या उदासीन अपमार्जक होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, स्टेरिक एसिड एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के मिलने से जो उच्च शाखित बनता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टीयरेट, वो इसका एग्जाम्पल है। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टीयरेट का यूज बर्तन धोने में हो रहा है मेनली। तो पढ़े, कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, क्या लिखा हुआ है जी? मैंने बोला है फिर से, लॉजिक नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट मेमोरी लाइन बना रहे हैं हम। लिखा हुआ है, पागल इंजीनियर गर्ल के साथ बर्तन धोता है। पागल बोले तो पॉली, इंजीनियर बोले तो इथाइलिन, गर्ल बोले तो ग्लाइकोल, साथ बोले तो स्टीयरेट। और बर्तन धोना इसका क्या है? यूज है, क्योंकि ये बर्तन धोने में प्रयुक्त होते हैं। तो पागल इंजीनियर गर्ल के साथ बर्तन धोता है, यानी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल स्टीयरेट बर्तन धोने में यूज होता है। पागल इंजीनियर गर्ल के साथ बर्तन धोता है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल स्टीयरेट बर्तन धोता है। इज दैट क्लियर? ध्यान रहेगी बात यहां तक। तो इस तरह से फाइनली ये नेगेटिव यानी एनायनिक डिटर्जेंट आपके सामने। इसके बाद आगे चलिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिटर्जेंट से रिलेटेड। अपमार्जक जल का प्रस्तनाव घटा देते हैं। बच्चों, अपमार्जक जल का प्रस्तनाव घटाते हैं तभी तो जल किसी भी फाइबर, किसी भी कपड़े के आखिरी तह तक पहुंच जाता है, आखिरी उसके पॉइंट तक पहुंच जाता है और उसको क्लीन कर देता है। प्रस्तनाव घटने की वजह से होता है। कम सांद्रता पर अपमार्जक सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं, कम सांद्रता पर, परंतु उच्च सांद्रता पर ये मिसेली यानी अपमार्जक अणुओं का समूह बनाते हैं, जो कि धावन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बच्चों, मिसेली यानी अपमार्जक के इतने अणु बन जाएं जो कि क्लीनिंग एक्शन को वहां पर फ्रूटफुली पूरा कर पाए, तो वो धावन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। CMC, क्रांतिक मिसेली कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसेली सांद्रता या क्रिटिकल मिसेली कंसंट्रेशन, यानी आप CMC के नाम से जानते हैं। और ये अपमार्जक की वो न्यूनतम सांद्रता होती है जिसपे मिसेली का निर्माण प्रारंभ हो जाता है या मिसेली बन जाता है। क्यों चाहिए मिसेली? क्योंकि जब तक मिसेली का फॉर्मेशन होगा नहीं बच्चों, कपड़े में क्लीनिंग एक्शन पूरा होगा नहीं। तो CMC क्रिटिकल मिसेली कंसंट्रेशन है। और CMC का निर्माण विलयन की चालकता को क्या कर देता है? घटा देता है। कंडक्टिविटी को क्या कर देता है? घटा देता है। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन धनायनिक अपमार्जक है? कौन धनायनिक अपमार्जक है? सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, अरे ये तो सास है, मोटी सास। सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये भी सल्फेट है, ये भी सास है। सोडियम स्टीयरेट, ये भी सास है। और अगला है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, शायद आपको ध्यान हो CTMAB, यानी हम पढ़ चुके हैं अभी CTMAB, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। और सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो है उसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा था अभी हाल। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड कौन सा डिटर्जेंट है? पॉजिटिव यानी कैटायनिक डिटर्जेंट के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ, दिस इज द CTMAB, दिस इज द धनायनिक और कैटायनिक डिटर्जेंट। तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है।